हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ निश्चित रूप से आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम देख रहे हैं आदिकाल के प्रश्नों को। आदिकाल से संबंधित आज का ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। पुष्य या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? आदिकाल से जुड़ा हुआ ये पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का। पूर्ण या पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या शिव सिंह सेंगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर, जो कि हिंदी के आलोचक हैं। इन्होंने पुष्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुण्य को पुष्पदत्त या पुष्पदंत, पुष्य, पूर्ण या पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी साहित्य इतिहास की पुस्तक है शिव सिंह सरोज। इन सिद्धों तथा नाथों में सबसे पुराने कौन थे? ऑप्शन है सरहपा, मच्छंद्रनाथ, कर्णपा या गोरखनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहपा। उत्तर ए और बी दोनों दिया हुआ है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों के आधार पर सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा थे और नाथों में सबसे पुराने मच्छंद्रनाथ हैं, जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों दिया है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छटकर निकला है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि नाथपंथ सिद्धों की ही परंपरा से छटकर निकला है। वस्तुतः नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। गोरखनाथ ने इसमें हठ योग जोड़ा था नाथ पंथ में, और नाथ पंथ सिद्धों की ही परंपरा से छटकर निकला है, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ऑप्शन है पुरानी हिंदी, प्राकृताभाष अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर ही उसका विवेचन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभाष हिंदी कहा है या अपभ्रंश कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। इन्होंने सरहपा को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि प्राकृताभाष हिंदी से क्या आशय है? प्राकृताभाष हिंदी से क्या आशय है? ऑप्शन है हिंदी, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अपभ्रंश। प्राकृताभास संधि से आशय है अपभ्रंश का। अगला प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरानी हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सर्वप्रथम कहा था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा मुंज, ऑप्शन सी। पहली ताव न अनुहरय गोरी मुह मुहकमल लस अदिनी पुण्य उन्मयी पढ़ पयली चंदस्य प्रस्तुत काव्य कवि काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है स्वयंभू चंद, हेमचंद्र, पुष्पदंत या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये पंक्तियां हैं ए बी हेमचंद जी की। उपर्युक्त दोहा हेमचंद जी का है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का महाकवि और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख कवि का कृति का नाम है पौमचर्यु, जिसको पौमचरित भी कहते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के द्वारा महाभाष्य ग्रंथ में किया गया था और भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर विभ्रष्ट या आभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो अपभ्रंश शब्द सर्वप्रथम कहाँ आया है? पतंजलि के महाभाष्य में। अगला प्रश्न है अपभ्रंश से जुड़े हुए अपभ्रंश भाषा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया था। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने किया था। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ड़ा भाषा कहा है और आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीर भाषा कहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपभ्रंश को आभीर भाषा किस विद्वान ने कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किस कवि को जो कि जैन है, जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन और फिर से उसका वही आंसर स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या दत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं और इनकी रचना का नाम है पौमचर्यु। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? देखिए आ गया कि स्वयंभू की कृति का क्या नाम है। ऑप्शन है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा या पौमचर्यु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पौमचर्यु।
पौमचरियु किसकी रचना है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या चंद वरदाई की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पौमचरियु, अपभ्रंश भाषा के महाकवि जिनको हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, स्वयंभू जी की ये रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? इनमें से कौन से ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? ऑप्शन है महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कथा या पौमचरियु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पौमचरियु। इस प्रश्न की व्याख्या है, पौमचरियु स्वयंभूकृत चरित काव्य है या 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। ध्यान दीजिएगा, पौमचरियु स्वयंभू का चरित काव्य है और ये 5 खंडों में विभक्त है, जिनके नाम है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है और सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओझा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं, आज मैं अपने सतीत्व का पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वयंभू के रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने कहा है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वयंभू के रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। ऑप्शन ए, स्वयंभू का रामायण अर्थात पौमचरियु को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। स्वयंभू की रचनाएं हैं पौमचरियु जो कि राम काव्य है, हरिवंश पुराण, ऋद्धडेमचरियु जो कि कृष्ण काव्य है, ऋद्धडेमचरियु। पौमचरियु को अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का आदि महाकाव्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ऑप्शन है भविष्यत कथा, योगसार, परमात्म प्रकाश या पाहुड़ दोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भविष्यत कथा को लौकिक चरित काव्य माना जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए हैं जिसमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा का नाम उल्लेखनीय है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी माने गए हैं जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है या तो किसी लोक कथा से लिया जाता है और इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा का नाम उल्लेखनीय है। ऑप्शन ए, भविष्यत कथा। अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है शालिभद्र सूर्य, पुष्पदंत, कनकामर या धनपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।